हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 ज्योग्राफी, संसाधन एवं विकास। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे एवं उसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन होता है। मतलब संसाधन क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं एवं वह है आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन होता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मतलब जो इंसान होता है वो टेक्नोलॉजी के साथ में मिल के प्रकृति के संग में सारी एक्टिविटीज़ करता है और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बूस्टन करने की कोशिश करता है और नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम भी उसी के एक पार्ट हैं। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। जनरली जो ह्यूमन बीइंग होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है, अपने यूजेस के लिए कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के साथ में उसको सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको यूज़ करता है। अब हम देखते हैं कि संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे दो तरह के होते हैं, जैव और अजैव। जैव वह रिसोर्सेज होता है जिसमें जीवन होता है और अजैव वह रिसोर्सेज होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। समाप्तता के आधार पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। उसके बाद हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति के होंगे, सामुदायिक मतलब किसी कम्युनिटी के होंगे, राष्ट्रीय मतलब किसी देश के होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय होंगे, जैसे सी ओशियन इत्यादि। विकास के स्तर के आधार पर देखेंगे तो संभवी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो हमने देखा कि जो संसाधन होते हैं विशेषकर उन्हें चार तरीके से बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ होराइजन। दूसरा समाप्तता के आधार पर। तीसरा स्वामित्व के आधार पर। और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। तो हमने देखा संसाधन क्या है एवं संसाधन कितने प्रकार के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन वो संसाधन है जो जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। तो जैविक वह होते हैं जिनमें जीवन होता है। उसी के साथ में अजैव वह होते हैं जिनमें जीवन जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। अब हम देखते हैं समाप्तता के आधार पर। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब नवीनीकरण मतलब वह रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं, उन्हें नवीनीकरण योग्य कहते हैं। जिन्हें हम दोबारा से यांत्रिक प्रक्रियाओं के थ्रू नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। उसके साथ में इस संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन। तो इस संसाधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है जिसमें समय लगता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रिसाइकल देमसेल्फ, क्योंकि उनकी जो मात्रा होती है वो मात्रा कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स के जो समाप्तता के आधार पर अगर हम देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, तो दो तरह के होते हैं। अनवीनीकरण जिसको क्या होता है,
जिसको हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस हैं और यांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा दोबारा बना सकते हैं। और जो अनवीनीकरण योग्य हैं वो संसाधनों को बनाने के लिए हमें कई वर्ष लग जाते हैं। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमियां होती हैं, जिनके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं, टैक्स देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहर में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदादों के मालिक होते हैं, जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुएं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण कहे जाते हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बनाएं। तो हमने व्यक्तिगत संसाधनों में देखा, व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं, वो जमीन या सारी चीज़ें जो सरकार द्वारा जो किसान होते हैं या जो भूमिहीन लोग होते हैं उनको दिए जाती हैं, जैसे कि उनके खुद के खेत, तालाब, बाग, चारागाह इत्यादि। अब हम इसके बाद देखते हैं सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक, जैसा कि नाम से दिख रहा है हमें, कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि गांव की सामलात भूमि, जिसमें शमशान हो गया, तालाब हो गया इत्यादि। नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक स्थल होगा, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो जैसे कि व्यक्तिगत थे तो एक व्यक्ति के थे, समुदाय थे तो समुदाय के रहेंगे, राष्ट्रीय तो पूरे देश के रहेंगे। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकारों को कानूनी अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता की हित के अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़क, नहर, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में भी बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया और सारे खनिज, जल, वन, वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर भूमि और 12 समुद्री मील मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र इसमें पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्र की संपदा कहा जाता है। तो हमने देखा कि वह सारे संसाधन जो टेक्निकली पूरे देश में पाए जाते हैं और जो सभी लोग यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे और जो समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक के जो समुद्री एरिया होता है वो अल्टीमेटली एक कंट्री का होता है, राष्ट्र की संपदा होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 मील की दूरी, अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तट रेखा के 200 समुद्री मील दूरी तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन महासागरीय संसाधनों या किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब हम देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। पहला क्या है? संभवी। संभवी यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं, मतलब किसी देश में मिलते हैं या किसी स्टेट में मिलते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संसाधन अपार हैं। वहाँ पे खूब सारी धूप मिलती है, खूब सारी हवा चलती है, तो विंड एनर्जी बनाई जा सकती है, बट उनका अभी टेक्निकली यूज़ नहीं किया जा रहा है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का प्रयोग प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर के आधार पर होता है। मतलब उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी मेज़र की जा चुकी है, बट उनको अभी क्या है, संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे कि कैसी टेक्नोलॉजी है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे उनका आगे यूज़ हो सकता है, उसके बारे में देख। भंडार, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी की कमी के कारण कहीं ना कहीं हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जल तो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं है। तो भंडार में क्या होता है,
उन्नत तकनीक नहीं होती। जबकि विकसित संसाधनों में क्या होता है, हमें जो उनका हमने सर्वेक्षण कर लिया होता है, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में हमें पता होता है, और उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। यहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं अभाव है। तो अब हम देखते हैं संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की ऊपर भंडार में टेक्नोलॉजी की कमी थी, इस कारण से उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा था। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्ञान की सहायता से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं और इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। नदियों के जल को विद्युत, जैसे नदियों के जल से विद्युत पैदा की जा सकती है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधनों का विकास कैसे करेंगे? संसाधनों के विकास में मनुष्य के जीवन के यापन के लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं सामने आई हैं। व्यक्तियों ने लालच बस संसाधनों का हास किया है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, किंतु हमारी लालच के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ठीक है, तो we are having sufficient resources for our need, but we do not have sufficient resources for our greed. That was a statement given by महात्मा गांधी, और उन्होंने ये कहा था, और ये बात कहीं ना कहीं आज के समय में हमारे ऊपर लागू भी होती है। दूसरा हम देखते हैं, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में रह गए हैं, लिमिटेड टू फ्यू हैंड्स। इसका मतलब है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में ये बट गए हैं। कैसे बट गए हैं? कुछ लोगों के पास बहुत सारे हैं और दूसरों के पास, गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। जैसे समाज में दो हिस्से बन गए हैं, एक तो संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब। आपस में दो इस तरह से संसाधनों के रूप में दो समाज में दो पार्ट में ये लोग बट गए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हुआ है, जैसे भूमंडलीय तापमान बढ़ना, ओजोन का डिप्लेशन होना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ना और लैंड डिग्रेडेशन होना। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात निकल के बाहर आई है कि संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा बहुत ही आवश्यक है, जिससे सभी के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें और हम अर्थ को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस से पूरी की पूरी दुनिया शट डाउन है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका सिस्टमेटिक यूज़ करें। और ये हमारा विनम्र निवेदन भी है आप सभी से कि आप कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, घर से बाहर जा रहे हैं लाइट्स को ऑफ करके जाएं। सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातों से हम कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, जिससे हम और हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें मिल पाएँ। नहीं तो अदरवाइज़ उन्हें हम क्या लाइफ देखे जाएंगे जो आज हम जी रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं पिछले 1 महीने से। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना समझना चाहिए, जिससे हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में ना पड़े। इस तरह से जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है, और सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है कि हमें अपना विकास इस प्रकार से करना है जिससे हम पर्यावरण को बिल्कुल भी ठेस ना पहुंचा सकें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आप लोग ध्यान से समझें। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना पहुंचाए और पहुंचाते हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। मतलब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा ना हो कि हम भविष्य में आने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, हम उनकी जो नीड्स हैं उसको पूरा का पूरा ख़राब कर दें। तो इसी के लिए रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसमें 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, अलग अलग देशों के 100 से भी ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और
पर्यावरण संरक्षण के साथ में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज और वैश्विक विविधता में पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों मतलब फॉरेस्ट के प्रिंसिपल पर सहमति जताई थी। 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 बनाया था। अब भाई 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने स्वीकार किया कि हम भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। मतलब हमें जो अपना डेवलपमेंट करना है वो वर्ल्ड को या क्लाइमेट को हार्म पहुंचा के नहीं करना है। इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्य सूची है जिसमें उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब हर छोटे से छोटा जो लेवल है, हाँ, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो, सभी लोग अपना अपना छोटे से छोटा एजेंडा बनाएं। और एजेंडा बनाने के साथ में हम लोग अपने अपने जो एजेंडा हैं उन एजेंडाओं को पूरा करें। हर कोई अपना एक एजेंडा 21 बनाए। अब हम देखते हैं संसाधनों का नियोजन कैसे करते हैं। संसाधनों के नियोजन के लिए हमें विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। तो हमारे देश में ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ हमारे पास में जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की प्रचुर मात्रा है। तो यहाँ पे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत मिलता है, परंतु अरुणाचल जल संसाधन में प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल्य विकास की कमी। राजस्थान और पवन और सौर संसाधनों की बहुतायत है। राजस्थान में जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पवन ऊर्जा बहुत है, सोलर ऊर्जा बहुत है। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कहीं पे जल बहुत है और कहीं पे दूसरी तरफ सूखा बहुत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना एवं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संसाधन को कैसे करेंगे? संसाधनों को हम भारत में नियोजन करने के लिए सबसे पहले हम देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी एक तालिका बनाएंगे, मतलब एक टेबल बना लेंगे कि भाई किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र डालेंगे, मानचित्र बनाएंगे। हम देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज को कि रिसोर्सेज मिलते कहाँ कहाँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको रीजनल लेवल पे जो रीजनल लेवल है उस पर उसका इंस्पेक्शन करेंगे और उसका एक मैप बनाएंगे। मैप बनाने के बाद संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। तो हम क्या करेंगे? उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? संसाधनों विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करेंगे। ठीक है। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से समन्वय स्थापित करेंगे। फिर देखेंगे कि भाई जो स्टेट है वो स्टेट क्या है, स्टेट का क्या प्लान है इसका रिसोर्सेज का, उससे उसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। स्वाधीनता के बाद भारत ने संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई, जो कि सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना हमारी चली थी 1951 में। और इसको अप्रूवल कौन देता था? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो बनी थी 6 अगस्त 1950 को।
ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता अति आवश्यक है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं होता है। देश में बहुत से क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदेश जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो संसाधन है, कहीं कहीं पे संसाधन बहुत सारे हैं, बट कहीं कहीं पे संसाधन बहुत कम है, फिर भी वो डेवलप हैं। तो सिस्टमेटिक एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए आप रिसोर्सेज को कि कौन से क्षेत्र में कैसे रिसोर्सेज हैं। उसके बाद आप रिसोर्सेज को क्या करिए, आप रिसोर्सेज को उन जो रीजनल लेवल पे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैच करिए, और मैच करने के साथ में आप देखिए उन्हें कि उस जो आपने जो प्लान बनाया है उसके बाद उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर डिवाइड कर दिए। जैसे गुजरात में भाई हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है, जैसे अंग्रेजों ने हमारा भारत का किया है, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी विकास या डेवलपमेंट और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधनों की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। तो ये हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ पे जो उपनिवेश काल में जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे संसाधनों का ह्रास किया। संसाधनों का ह्रास करने के साथ में उन्होंने हमारा उपयोग किया। अब देखते हैं संसाधनों को हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हमने इस चैप्टर को पूरा इस तरह से बांटा हुआ है। सबसे पहले हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भूमि संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षण के लिए हमें संसाधनों किसी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। इस समस्या से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, गांधी जी ने कहा था हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है हमारी नीड्स के लिए, बट हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है हमारी ग्रीड्स के लिए। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उदाहरण जैसे कि हम गांधी जी का मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने यही बात कही है, हमारे पास पर्याप्त है हमारी उपयोग आवश्यकताओं के लिए, बट लालच के लिए हमारे पास नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उपयुक्त अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति का आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर सबसे बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखेंगे तो संसाधन के संरक्षण के लिए सबसे पहले जो वकालत की थी वो क्लब ऑफ रोम ने की थी 1968 में। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी एक किताब लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की गई। फिर उसके बाद 1987 में वुडनटन लैंड आयोग रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस प्रकार से सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधनों को कहीं ना कहीं बचाने के लिए एक मॉडल दिया। मॉडल देने के साथ में इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ने 1992 में दिया था, अर्थ सम्मेलन में दिया था। तो धन्यवाद। मेरा ये पार्ट 1 था। अब मैं आपके लिए पार्ट 2 का लेक्चर ला रहा हूँ।